दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। इंग्लिश में कहें तो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। दोस्तों इस चैप्टर के मैंने पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं। आपने नहीं देखे तो जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के हमारे दो मेन टॉपिक हैं जो कि इस चैप्टर के लास्ट बचते हैं। वो है एक तो इस्लामी अर्थव्यवस्था के अंदर हम कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य यानी कि व्यापार के बारे में बात करेंगे, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा इस्लामी और रोमन वास्तुकला में समानता और असमानता। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सोशल मीडिया के अकाउंट पे आपने हमें फॉलो नहीं किया तो जाइए फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि के बारे में, इस्लामी अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि से संबंधित। ठीक है, देखिए कृषि से संबंधित क्या पॉइंट है। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, यानी कि इस्लाम के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ करता था। और जो भी व्यक्ति पहली बार खेती करता था, यानी पहले वो व्यापार करता हो कुछ भी करता हो, अगर वो पहली बार खेती करता था तो उसे कर में रियायत मिलती थी, यानी कि वो जो कर देता था राजा को, मतलब जो अपनी संस्था था उसको कर देता था तो उससे उसमें रियायत मिलती थी। और ज़मीन के स्वामी छोटे बड़े किसान तथा राज्य हुआ करते थे, यानी कि जो व्यक्ति ज़मीन करता था मतलब खेती करता था उसके बाद खुद की भी ज़मीन हुआ करती थी, और जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी तो वे राज्य की तरफ से उस पर खेती किया करते थे। ठीक है, और दूसरा था कर राज्य की ओर से एकत्र किया जाता था, यानी कि कर जो है वो राज्य की ओर से उसके लोगों के द्वारा एकत्र किया जाता था। और फिर गैर मुसलमान उपज का आधा से लेकर 5वें हिस्से के बराबर कर देते थे, यानी कि जो लोग वहाँ पे मुस्लिम नहीं थे, ठीक है, तो वो लोग अपनी उपज का आधे से लेकर यानी कि 1/2 से लेकर 1/5वां हिस्सा उन्हें दिया करते थे। ठीक है, उसके द्वारा, और उसके बाद जो राज्य हुआ करता था उसके द्वारा सिंचाई प्रणालियों, बांधों और नहरों के निर्माण तथा कुओं की खुदाई के लिए उन्हें सहायता दी जाती थी। किन्हें? किसानों को। किसके द्वारा? जो राज्य हुआ करता था उसके द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ कृषि से संबंधित। अब इसके प्रभाव क्या हुए वो जानिए। तो प्रभाव कुछ इस तरह से हुए कि देखिए, खेती के जब हम ज़्यादा खेती करेंगे तो सिंपल सी बात है खेती के योग्य भूमि में वृद्धि भी होगी, और नए नए किसान आएंगे तो खेती के लिए भूमि है उसमें भी वृद्धि होगी। और वहीं खेती योग्य भूमि में वृद्धि के कारण उत्पादकता में भी वृद्धि आएगी। दूसरा पॉइंट, कई प्रकार की फसलें, मतलब ज़्यादा खेती हुई तो उस पर नई नई फसलें उगना स्टार्ट हुई, जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती शुरू हुई, और इनका निर्यात ज़्यादातर यूरोप को किया जाने लगा। ठीक है, तो ये हुआ कृषि से संबंधित, यानी कृषि करते थे लोग। ठीक है, और उसके बाद इसके क्या क्या प्रभाव हुए। अब दूसरा पॉइंट आता है वाणिज्य, यानी वाणिज्य एवं मुद्रा व्यापार, यानी कि व्यापार से संबंधित। ठीक है तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा वाणिज्य एवं मुद्रा व्यापार। तो देखिए व्यापार जो है वो बेसिकली मुख्यतः दो मार्गों से हुआ करता था, एक तो था लाल सागर तथा फारस की खाड़ी। लाल सागर और फारस की खाड़ी, अब ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। व्यापार होता था दो मार्गों से, लाल सागर और फारस की खाड़ी। मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी की वस्तुएं तथा बारूद को भारत और चीन से लाल सागर तथा फारस की खाड़ी तक जहाज़ों द्वारा लाया जाता था। यानी कि जो मसाले हुआ करते थे, कपड़े, चीनी मिट्टी की वस्तुएं तथा बारूद जो था वो भारत और चीन से लाल सागर के रास्ते इस्लाम में मंगवाया जाता था, और उन्हें फारस की खाड़ी के द्वारा आगे देशों में भेज दिया जाता था। ठीक है, भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन, यानी कि भूमध्य सागर का एक सिरा है जहाँ पे है सिकंदरिया पत्तन, जो कि यूरोप को किया जाने वाला निर्यात यहूदी व्यापारियों के हाथ में था। यानी कि भूमध्य सागर के सिरे पर जो सिकंदरिया पत्तन है उससे जितना भी व्यापार किया जाता था यूरोप को, वो सारा का सारा आयात या निर्यात जो भी है वो सारा का सारा यहूदी व्यापारियों के हाथ में था। ठीक है, और उसके बाद 4वीं शताब्दी में काहिरा के उभरने से इटली में पूर्वी माल की बढ़ती मांग के कारण लाल सागर का महत्व बढ़ा। ये काहिरा क्या है? काहिरा एक तरह का उत्पाद है जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब कि जो इटली में पूर्वी माल आता था, इटली में जो पूर्व के देशों से माल आता था उसकी मांग बढ़ने लगी, और मांग बढ़ने के कारण लाल सागर का महत्व और अधिक बढ़ गया, क्योंकि इससे व्यापार भी ज़्यादा होने लगा था। ठीक है, उसके बाद
ईरानी व्यापारी चीनी वस्तुएं लाने बगदाद से बुखारा तथा समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। यानी कि जो ईरानी व्यापारी थे वो चीनी वस्तुएं लाने के लिए बगदाद से बुखारा जाते थे तथा समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। यानी कि जो इस्लामी लोग थे वो अपने आसपास के जितने भी देश हैं हर एक देश से व्यापार करते, चाहे ईरान हो, ठीक है, चाहे वो हमारा भारत हो, जितने भी देश हुआ करते थे उन सभी से व्यापार करते थे। ठीक है, तो आपको पता चला कि व्यापार कैसे होता था। मुख्यतः 2 मार्गों से, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी से होता था। कौन कौन से मसाले, कपड़े, चीनी, मिट्टी की वस्तुएं और भारत तथा चीन से हुआ करता था लाल सागर के द्वारा। सिकंदरिया पत्तन था जिस पे यहूदी व्यापारियों का, मतलब कि जो यूरोप के यहूदी व्यापारी थे उनके हाथ में था। फिर लाल सागर का महत्व बढ़ने लगा, ये पॉइंट पता चला। फिर आता है मुद्रा का प्रसार, यानी कि व्यापार तो हुआ, ठीक है, अब इसमें मुद्रा का प्रसार कैसे हुआ। तो देखिए, मुद्रा के प्रसार के लिए पहला पॉइंट है राजकोषीय प्रणाली और बाजार के लेन देन से मुद्रा का प्रसार बढ़ गया। यानी कि जैसे जैसे बाजार अधिक बढ़ता गया वैसे वैसे मुद्रा का प्रसार भी अधिक बढ़ता गया। और राजकोषीय प्रणाली यानी कि राज्य से संबंधित जितने भी लोग हुआ करते थे वो कर्ज जो देते थे और जो व्यापार होता था उसकी वजह से मुद्रा का प्रसार अधिक बढ़ने लगा। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बड़ी संख्या में बनवाए जाने लगे। यानी कि राज्य के द्वारा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बड़ी संख्या में बनवाए जाने लगे, क्योंकि इससे किसी माल को लेने में या किसी वस्तु को आदान प्रदान करने में बहुत आसानी होती थी। ठीक है, बहुमूल्य धातुओं और सिक्के पूर्वी व्यापार के वस्तुओं के बदले यूरोप से आते थे। यानी कि बहुमूल्य धातुएं हो गई, सिक्के हो गए, ठीक है, ये सारी जो धातुएं और सिक्के हुआ करते थे ये पूर्वी व्यापार के माध्यम से हमारे पास आते थे। कहाँ से? यूरोप से। और कहाँ पे आते थे? इस्लामी क्षेत्रों में। ठीक है, धन की बढ़ती मांग के कारण संचित भंडारों और बेकार संपत्ति का उपयोग होने लगा। यानी कि धन की मांग जब बढ़ने लगी, बाजार अधिक बढ़ने लगा, लोगों की संख्या अधिक बढ़ने लगी, मांग बढ़ने लगी धन की, तो उसकी वजह से जो भंडार हुआ करते, मतलब जो संपत्ति बेकार भी थी, चाहे वो कृषि योग्य हो, चाहे वो फैक्ट्री वगैरह हो, तो उन सभी का उपयोग भी किया जाने लगा। और उधार का कारोबार भी मुद्रा के साथ जोड़ दिया गया। यानी कि जब मुद्रा हमारे पास अधिक होने लगी तो हमने उधार का कारोबार भी मुद्रा के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो आपको पता चला कि मुद्रा का प्रसार कैसे हुआ। ठीक है, पहले तो बाजार के लेन देन में मुद्रा का प्रसार बढ़ गया, सोने चांदी के सिक्के ढलवाए जाने लगे। ठीक है, बहुमूल्य धातुएं जो कि यूरोप से आती थी उनकी वजह से होने लगा, धन की मांग बढ़ने की वजह से होने लगा। अब हम बात करते हैं शहरीकरण की, यानी कि यहाँ पे शहरीकरण कैसे हुआ, इस्लाम के शहरीकरण की बात करते हैं। तो देखिए, मध्यकालीन इस्लामी जगत में शहरों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। यानी कि मध्यकालीन जो इस्लामी जगत थे, मध्यकालीन इस्लामी जो राज्य थे उसमें शहरों की संख्या में अधिक तेज़ी में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि देखिए, जब इनकी संख्या में वृद्धि हुई तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस्लामी सभ्यता बहुत तेज़ी से फली फूली और भी नए नए शहरों का निर्माण हुआ और नई नई जगहों पर नई राजधानियाँ बनाई गई। यानी कि जब शहरों की संख्या में अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई तो बहुत तेज़ी से नए नए शहरों का निर्माण हुआ और नई नई राजधानियाँ बनी भी हुई। क्यों? इसलिए हुई, देखिए, शहर के केंद्र में दो भवन समूह होते थे जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें एक मस्जिद अली जामी होती थी जहाँ सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है। यानी कि शहर के केंद्र में 2 मुख्य भवन हुआ करते थे जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें से एक होता था मस्जिद, यानी कि एक जगह होती थी मस्जिद, आपको पता ही क्या होता है, वहाँ पे सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। ठीक है, और ये मस्जिद इतनी बड़ी होती थी कि लोगों को बहुत दूर से ही दिखाई दे जाती थी। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा भवन होता था समूह केंद्रीय मंडी, जिसे सुक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था, दुकानों की कतारें थीं, व्यापारियों के आवास, फंदुक और सरफरा कार्यालय होता था। यानी कि जो दूसरा भवन है जो कि था केंद्रीय मंडी यानी सुक, यहाँ पे क्या होता था, बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी और व्यापारियों के रहने खाने पीने का इंतज़ाम भी यहीं पे होता था। ठीक है, उसके बाद है कि शहर प्रशासकों जो राज्य के आयन अथवा नेत्र थे, यानी कि शहर प्रशासक जो राज्य के नेत्र थे, और विद्वानों और व्यापारियों के लिए घर थे जो केंद्र के निकट रहते थे। यानी कि जो शहर के प्रशासक थे वो कहाँ रहते थे,
राजा का जो मतलब कि उसका खुद का राजा का जो घर था उसके आसपास ये रहते थे, जिसे हम केंद्र कहते थे। ठीक है। उसके बाद है सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के कट्टर बाहरी घेरे में होते थे। मतलब कि जो सामान्य नागरिक और सैनिक हुआ करते थे उनके रहने के लिए जो घर थे, जिन्हें हम क्वार्टर कहते हैं, वो बाहरी घेरे में होते थे, यानी कि राजा के महल के बाहरी घेरे में होते थे। और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगोग यहूदी प्रार्थना घर भी होते थे, और छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नानागार यानी हमाम और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल भी होता था। यानी कि शहरों में जो सामान्य नागरिक थे उनके रहने के लिए और जो सैनिक थे उनके रहने के लिए अलग बाहरी क्वार्टर होते थे, और प्रत्येक क्वार्टर में अपनी मस्जिद, गिरजाघर और सिनेगोग हुआ करते थे, यानी कि यहूदी प्रार्थना घर होते थे, और छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नानागार भी हुआ करते थे, जो कि एक महत्वपूर्ण सभा स्थल के रूप में काम करते थे। ठीक है। उसके बाद शहर के जो बाहरी इलाके थे, कौन से शहर के बाहरी इलाके, जहाँ पर मतलब कि राजा कभी आया जाया नहीं करते थे, मतलब शहर की जो बाउंड्री हुआ करती थी वहाँ के आसपास। तो शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान, देहातों से लाई जाने वाली हरी सब्जियां और फलों के बाज़ार, काफ़िलों के ठिकाने और असुरक्षित दुकानें जैसे चमड़ा साफ़ करने या रंगने की दुकानें और कसाई की दुकानें होती थी। यानी कि जो शहर का बाहरी इलाका था वहाँ पे गरीबों की दुकानें हुआ करती थी। ठीक है। और जो देहात से, यानी कि छोटे मोटे गांव से जो सब्जियां वगैरह या फल लाए जाते थे, वहाँ पे उनका बाज़ार लगता था, काफ़िलों के ठिकाने और हुआ करते थे, और गंदी दुकानें हुआ करती थी, जैसे चमड़ा साफ़ करने के लिए या रंगने और कसाई की दुकानें हुआ करती थी। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट बचता है इस टॉपिक का, वो ये कि शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। यानी कि शहर की जितनी दीवारें थी, शहर की बाउंड्री के पास में क्या हुआ करते थे, कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उस समय आराम कर सकते थे जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। यानी कि जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे तो उस समय जो लोग हुआ करते थे सराय के, वो वहाँ पे आराम कर सकते थे, नहीं तो कभी भी किसी दूसरे दुश्मन देश के द्वारा आक्रमण होने का खतरा था, इसलिए वो आराम नहीं करते थे, पहरा देते थे। ठीक है। सभी शहरों का नक्शा एक जैसा नहीं होता था, इससे नक्शे में परिदृश्य, राजनीतिक परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते थे। यानी कि सारे शहर जो हुआ करते थे उनका नक्शा एक जैसा नहीं होता था, आने वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन किया जा सकता था। ठीक है। तो आपको पता चला ये क्या था। तो शहरों का विकास किस तरह से हुआ, ये थोड़ा बड़ा था। आई होप आपको फिर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है शहरीकरण के बारे में। पहले तो शहरों का विकास अधिक तेज़ी से हुआ, नई नई राजधानियाँ बनाई गई, 2 भवन हुआ करते थे, एक मस्जिद हुआ करती थी। ठीक है। एक हुआ करता था केंद्रीय मंडी, जिसे सुख कहते थे। ठीक है। और सामान्य नागरिकों के रहने के लिए अलग घर हुआ करते थे, उनकी अपनी मस्जिद, गिरजाघर, सिनेगोग हुआ करते थे। ठीक है। शहर के बाहरी शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान, सराय, अच्छी और गंदी दुकानें और बहुत सारी चीज़ें हुआ करती जो आपको पता चली। अब आता है आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक। इस टॉपिक के बाद आज का हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा चैप्टर भी ख़त्म। तो इसमें हम जानेंगे इस्लामी और रोमन वास्तुकला के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं रोमन वास्तुकला की क्या विशेषता है। पॉइंट फर्स्ट, रोमन वास्तुकला की विशेषता है। तो देखिए, रोमन साम्राज्य की वास्तुकला अत्यधिक कुशलतापूर्ण थी। रोमन साम्राज्य के भवन निर्माण या वास्तुकला के प्रारूप रोमन शासकों के महान कलात्मक प्रेम को प्रदर्शित करती है। यानी कि रोमन साम्राज्य की जो वास्तुकला है वो बहुत ही अत्यधिक कुशलतापूर्ण थी, जो कि उनके शासकों, जो रोमन शासक थे, उनके महान कलात्मक प्रेम को दर्शाते हैं। यानी कि वो कला को प्रेम करते थे, इस चीज़ को दर्शाते हैं। ठीक है। रोमन कलाकारों ने वास्तुकला निर्माण के क्षेत्र में 2 नए प्रयोग किए, एक तो डॉट का प्रयोग और गुंबदों का आविष्कार। यानी कि डॉट का प्रयोग करना उन्होंने शुरू किया और गुंबदों का आविष्कार किया, जो कि आपको पता है गुंबद क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद रोमन वास्तुकला में निपुण कलाकार डॉट की सहायता से 2-3 मंजिल इमारतें बनाते चले गए। यानी डॉट का क्या उपयोग हुआ कि रोमन वास्तुकला में जो निपुण कलाकार हुआ करते थे वो डॉट की सहायता से 2 से 3 मंजिल की इमारतें बनाने लगे, और डॉट का इस्तेमाल पुल, द्वार और विजय स्मारकों के निर्माण में अधिक किया गया। यानी कि पुल बनाने के लिए, या तो घर का द्वार बनाने के लिए, राज्य का द्वार बनाने के लिए, विजय स्मारकों के निर्माण के लिए अधिक किया गया था। ठीक है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण हमने लिया है, ये आपकी बुक में दिया गया है, आपने भी देखा होगा।
ठीक है, नहीं देखा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। उदाहरण एक है कि रोम के फोरस जूलियस की दुकान है। रोम का जो फोरम है ये फोरम जो जिसमें जूलियस की दुकानें हैं। पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी के बाद स्तंभों वाले इस चौक यानी पियाजा को बनाया गया। दूसरा है चित्र नाइम्स के पास पान दू गार्ड फ्रांस, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी के रोम इंजीनियरों के 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं का निर्माण किया गया। यानी कि 2 इमारतें हैं जो कि इस डॉट के उपयोग से बनाएंगी। एक तो है रोम के फोरम जूलियस की दुकान है, दूसरा है चित्र नाइम्स के पास पांडु गार्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो ये सभी जो है वो डॉट की इस्तेमाल की वजह से बनी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इस्लामी वास्तुकला की विशेषता, यानी कि इस्लाम की जो वास्तुकला है उसके बारे में हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारा इस्लामी वास्तुकला की विशेषता है। पहला पॉइंट, अरब या मुस्लिम वास्तुकला निर्माताओं में मेहराब गुंबद का निर्माण करना रोमन लोगों से सीखा है। यानी कि अरब या मुस्लिम जो वास्तुकला निर्माता थे उन्होंने मेहराब का निर्माण, गुंबद का निर्माण करना कहाँ से सीखा? रोमन वास्तुकला से सीखा, यानी रोमन लोगों से सीखा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उनकी नकल पर अपने उत्कृष्ट मस्जिदें या इबादत गाहों तथा मकबरों व मेहराबों या मदरसों का निर्माण किया। यानी कि जो ये हुआ करते थे इस्लामी जो वास्तुकला हुआ करती थी, इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी कॉपी कर ली किसकी? रोमन वास्तुकला की। ठीक है, चाहे वो मस्जिदों को बनाने के लिए हो, इबादत गाहों को बनाने के लिए हो, मकबरे या मेहराबों को या फिर मदरसों का निर्माण करने के लिए हो, तो इन्होंने सारी की सारी कॉपी कहाँ से की, नकल कहाँ से की? रोमन वास्तुकला से। इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं इस प्रकार है। 10वीं शताब्दी की अवधि तक इस्लामी जगत का एक ऐसा स्वरूप उभरा जिसे पहचानना आसान था। यानी कि 10वीं शताब्दी तक, ये है 10वीं लिखा है, बेसिकली ये 10वीं शताब्दी है, तो 10वीं शताब्दी तक अवधि तक जो इस्लामी जगत की वास्तुकला थी उसे हम आसानी से पहचान सकते थे कि इसे हम रोमन वास्तुकला से मिलती जुलती है। ठीक है, उसके बाद इस्लामी साम्राज्यों में अनेक धार्मिक इमारतें इस्लामी जगत की पहचान बनी। यानी कि इस्लामी साम्राज्य की इस्लामी वास्तुकला की उसकी पहचान, उसकी धार्मिक इमारतें उसकी पहचान बनी। और मध्य एशिया से लेकर स्पेन तक जितनी भी मस्जिदें, मदरसे, मकबरे बने, उन सभी का मूल प्रारूप एक जैसा था। यानी कि देखिए जो मध्य एशिया से लेकर स्पेन तक जितनी भी मस्जिद, मदरसे व मकबरे बने, उन सभी का मूल प्रारूप एक जैसा था। इसलिए अब उन्हें पहचानना आसान हो गया था कि ये इस्लामी वास्तुकला के हैं। उन्होंने वास्तुकला के निर्माण में नवीनता मीनारों और खुले सहन आदि के क्षेत्र में दिखलाई। यानी कि जो उन्होंने वास्तुकला के निर्माण में नवीनतम दिखलाई, नवीनतम मीनारों और खुले सहन, यानी कि जो खुले मतलब कि जैसे हमारी छत होती है उसी तरह से खुले सहन आदि क्षेत्र में दिखलाई। ये सभी इमारतें मुस्लिम समुदाय की आध्यात्मिकता और व्यवहारिक आवश्यकताओं की ज़रूरतें थीं। यानी कि ये सभी जो इमारतें थीं वो मुस्लिम समुदाय की आध्यात्मिकता और व्यवहार आवश्यकताओं की ज़रूरतें थीं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 2-3 पॉइंट और जानेंगे कि इन्होंने ये जो मस्जिद वगैरह ये मस्जिद, मकबरे, मदरसे बनाते थे, इनकी क्या क्या विशेषताएँ थी। सबसे पहले एक शहर है पोम्पई, एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष। यानी कि जो पोम्पई है वो एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष हुआ करता था, जिसमें कमरे की दीवारों पर मिथक यानी कि पशु बनाए जाते थे। 79 ईस्वी में बना कोलोसीथम, जहाँ जहाँ तलवार चलाने के लिए निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, यहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठा करते थे। यानी कि पोम्पई क्या था, जहाँ पे लोग तलवार का अपना प्रदर्शन करते थे। ठीक है, रोमन कलाकारों द्वारा बनाए गए कोलोसियम और पेथियन नामक भवन वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रारूप हैं। यानी कि रोमन कलाकारों के द्वारा जो कोलोसियम और पेथियन जो है वो ये कोलोसियम और पेथियन नामक जो भवन है वो उनकी वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रारूप हैं। ठीक है,
कोलोसियम एक प्रकार का गोलाकार थिएटर की आकृति का था, यानी कि जैसे हमारा आज हम सिनेमा का देखते हैं उसी तरह से, जहाँ रोमवासी पशुओं व जंगली तथा दासों के मध्य होने वाली लड़ाइयों को बैठकर देखते थे, यानी कि उनके बीच जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी उनको बैठ के एंजॉय करते थे। ठीक है। उसके बाद थियन एक गोल गुंबद है। इसकी ऊंचाई व चौड़ाई लगभग 142 फीट है और इसका निर्माण रोम सम्राट हेड्रियन द्वारा कराया गया था। ठीक है। तो ये थियन नहीं, बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था पेथियन। तो ये है पेथियन। पेथियन क्या है? एक गोल गुंबद है। इसकी ऊंचाई व चौड़ाई लगभग 142 फीट है और इसका निर्माण रोम के सम्राट हेड्रियन द्वारा करवाया गया था। रोमन वास्तुकला के लोग इंजीनियर कला से भी आगे निकल गए, यानी कि रोमन वास्तुकला के जो लोग थे वो इंजीनियर वास्तुकला से भी आगे निकल चुके थे। उनके द्वारा बनाई गई पुल व सड़कें आज भी विद्यमान हैं। ठीक है। अब देखिए, जो मस्जिदों में या मदरसों में जो बड़े बड़े कक्ष पाए जाते थे उनकी क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी वो सुनिए। पहली, दीवार एक मेहराब होती थी जो मक्का यानी कि किबला की ओर निर्देशित करती थी। यानी कि जो बड़े कक्षों की दीवारें हुआ करती थी वो एक मेहराब जैसी होती थी जो मक्का यानी किबला की ओर निर्देशित करती थी। एक मंच या मिंबर जिसका प्रयोग शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन देने के लिए किया जाता था। यानी कि उन बड़े कक्षों में एक मंच होता था, यानी या फिर मिंबर कह सकते हैं, जिसका प्रयोग शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन देने के लिए किया जाता था और नॉर्मल जो नमाज होती थी उसके लिए भी। ठीक है। इमारत मुख्य रूप से मीनार से जुड़ी होती थी, यानी कि जो इमारत हुआ करती थी वो मुख्य रूप से किससे जुड़ी होती थी? मीनार से। और इस मीनार का प्रयोग नियत समय पर प्रार्थना हेतु बुलवाने के लिए, यानी कि लोगों को आमंत्रण करने के लिए किया जाता था कि प्रार्थना स्टार्ट होने वाली है, आप सभी आ जाइए। ठीक है। मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक थी। शहरी और ग्रामीण स्थलों में समय का अनुमान 5 दैनिक प्रार्थनाओं व साप्ताहिक प्रवचनों की मदद से लगता था। यानी कि उस समय का अनुमान कैसे लगता था? शहर और ग्रामीण स्थलों में समय का अनुमान 5 दैनिक प्रार्थना, यानी कि हम दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं और सप्ताह में जो हम प्रवचन देते हैं उसकी मदद से ये अपने समय का अनुमान लगाते थे। ठीक है। तो आपको पता चला कि क्या है, तो बड़े कक्षों की विशेषताओं के बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले सभी पॉइंट्स इस वीडियो के जो मैंने आपको बताए हैं आज, सारे पॉइंट मैं आपको दोबारा से यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को देख लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा जो आज का चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि जो आपका चैप्टर 5 है यायावत साम्राज्य, उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।